नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आज बुलेटिन की शुरुआत ऐसी खबर के साथ करेंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंच सकता है। स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐसे भारतीयों की सूची तैयार की है जिनका काला धन स्विस बैंकों में है और साथ ही इसका ब्यौरा भारत सरकार के साथ साझा करने के लिए भी तैयार हो गया है। काले धन के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऐसे एक बड़ा उत्साहजनक बात माना जा सकता है। इस बात को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी इस फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली में कहा कि ये पूरी प्रक्रिया यूपीए की सरकार में शुरू हो गई थी, इसका श्रेय बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने पिछले 2 सालों में काले धन को लेकर कई कदम उठाए हैं। The Swiss authorities have agreed, as indeed it has been reported, to share names of Indians who have bank accounts there. But it is unfortunate that even on an issue like this, partisan politics is being played by the BJP. कोशिश यूपीए सरकार की हो या एनडीए सरकार की, मेन मुद्दा है कि किसी तरह काला धन देश में वापस आना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल अपने एक बयान में शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा करने को गलत बता दिया। उन्होंने इसके पीछे अपना तर्क दिया कि साईं बाबा को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम लोग साईं बाबा की पूजा नहीं करते, तो फिर हिंदू ही इसकी पूजा क्यों करे। साथ ही ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं पीएमओ की तरफ से आए एक बयान में कहा गया है कि यह सिर्फ एक शिष्टाचारिक भेंट थी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी से पीएम ऑफिस से बात करते हुए आमिर खान के सामने टेबल पर उनके टीवी शो सत्यमेव जयते की डीवीडी भी नजर आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ने डीयू अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय 4 वर्षीय इस प्रोग्राम को खत्म करने और यूजीसी के आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं इसे लेकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी के अध्यक्ष के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि यूजीसी सर्वोच्च है, इसके लिए डीयू को उसका निर्देश मानना चाहिए। तो वहीं इस मामले को लेकर नाराज एआईएसए के सदस्यों ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इराक में बिगड़ रहे हालातों को देख वहां रह रहे भारतीयों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको ईरान से निकाला जाए। उनका कहना है कि जिस तरह से दिन पर दिन यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, इससे उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इराक में फंसे भारतीयों ने बाकायदा मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो क्लिप भेजा है जिसमें कहा गया है कि अगर समय रहते उन्हें वापस ना लाया गया तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ की कंपनियों ने अपने फायदे के लिए उन्हें जबरन रोक रखा है। उनका कहना है कि आतंकवादी उनसे ज़्यादा दूर नहीं है और वो जल्द ही उन तक पहुँच सकते हैं। ਹੋਈ ਆ ਪਈਆਂ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬਚਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ठीक है ना जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੈਲਪ ਕਰੋ जी, आदि थोड़ा करे आसान नहीं बोलेंगे, ठीक है ना जी। वो भी इराक में काम करने आए हैं, जैसे करबला में फंसे हुए सब बंदे, करीब 500 बंदे हैं यहाँ पे बल्लावी रूप का प्लस हम लोग के कंपनी का भेजे हुए यहाँ पे। लोकसभा चुनाव में हार के तुरंत बाद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे आलाकमान ने ठुकरा दिया था। लेकिन लगता है कि असम कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन की भारी मांग के बाद आलाकमान को अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि राज्य के 78 में से 45 विधायक नेतृत्व परिवर्तन के लिए मुहिम चला रहे हैं। आपको बता दें कि असम में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं।
মই খবৰ কাগজত পাইছোঁ আৰু মই সুধিছিলোঁ খবৰ লৈছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে 50-50। दिल्ली में चुनाव कब होंगे ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बिजली पानी को लेकर दिल्ली में बीजेपी पहले ही कांग्रेस के निशाने पर थी और अब कांग्रेस ने बढ़े रेल किराए को लेकर भी बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। दिल्ली के बुद्ध विहार में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और पुतले भी फूके। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव के बाद अपने वादों से पलट रही है। साथ ही लवली सिंह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बात बात पर धरने पर बैठने वाले और कांग्रेस को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी के खिलाफ धरना क्यों नहीं दे रहे। इस रेल का किराया बढ़ने के साथ सब्जी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, कपड़े महंगे होंगे, कोयला महंगा होगा और जब कोयला महंगा होगा तो ऑलरेडी दिल्ली के लोग महंगी बिजली से तरसते हैं। उसकी वजह से बिजली और बात बात पे धरना देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, क्या इनके धरने केवल कांग्रेस के खिलाफ थे? पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी सड़कों में, क्या केवल इनके धरने कांग्रेस पार्टी के लिए थे? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 2 दिन पूर्व दिन दहाड़े हुई रफीक नाम के शख्स की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 6 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गौरतलब है कि मंसूरगंज इलाके के रहने वाले रफीक ने भूमाफियाओं के जमीन पर कब्जेदारी और स्मैक के गोरख धंधे का विरोध किया था, जिसके बाद पड़ोस के दबंगों ने उसे बीच बाजार सरेआम मौत के घाट उतार दिया था और फरार हो गए। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि दबंगों को इस गोरख धंधे में पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम का संरक्षण हासिल था, जिससे दबंगों के हौसले बढ़े हुए थे। थाना दरगाह शरीफ में 21 तारीख को भी एक व्यक्ति की दिन में हत्या हुई थी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है। जो अभियुक्त हैं इनके पिता की इनके विपक्षियों द्वारा 2010 में हत्या की गई थी। इनका मानना है कि उसी का बदला लेने के उद्देश्य से, उसी रंजिश के कारण इन्होंने ये हत्या की। अलीगढ़ में एक दिन दहाड़े लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां बेगम बाग में के रहने वाले एक युवक को रुपयों से भरा बैग अज्ञात बाइक सवार लोग तमंचे के बल पर लूटकर फरार हो गए। दरअसल सुशांत नाम का यह युवक पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, तभी मीनाक्षी पुल के नीचे लुटेरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ पीड़ित के अलग अलग बयान देने की वजह से पुलिस को पीड़ित पर भी शक है। बैंक का काम करता हूँ, वहाँ से अपना कैश लेके आ रहा था। यहाँ पीछे से बाइक से पकड़ के इतने से मेरे को पीछे खींचा पड़ गया। मैंने भाजा क्या हुआ वो एक ने धक्का मार दिया, बाइक में फायर करा, ऊपर भी आमने सामने फायर कर दिया, बैग छीन के भाग गए। ये दुष्यंत वशिष्ठ करके हैं जो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस में एम्प्लॉई हैं। ये इंडसइंड बैंक निरंजनपुरी में एक फाइनेंस करने वाली ब्रांच है, जिनका इनके साथ टाई अप है। टाई अप इस तरीके से है कि जो कैश है वो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। ये कैश इनका उठा के रेलवे रोड पे पीएनबी में जमा करते हैं। इन्होंने जो घटना स्थल के बाद जो चीज़ें बताई हैं उसमें काफ़ी विरोधाभास है। इन्होंने लूटी हुई अमाउंट पहले किसी को 1 लाख बताई, फिर 7 लाख बताई, फिर 20 लाख बताई और नाम में भी भिन्नता है। तो काफ़ी विरोधाभास स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं। तो इसलिए पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि घटना की वास्तविकता क्या है। यूपी के बहराइच जिले के थाना कैसरगंज के बदरौली गांव में जमीनी विवाद के चलते गांव के 3 दबंगों ने पंकज यादव नाम के 22 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। आरोपियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब युवक अपने खेत में काम कर रहा था। वहीं दबंगों की इस दबंगई से पूरा गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। व्यक्ति की मारपीट आपसी विवाद में हत्या की सूचना संज्ञान में लाई गई है। घोर गड्ढे का विवाद दोनों पक्षों के बीच में बताया गया है। मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। जो भी मुलजिम इसमें नामजद हैं सब जल्दी गिरफ्तार होंगे।
सरकार लोगों के वाहनों की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कितने भी कड़े कानून क्यों ना बना ले, पर लोग नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसा ही एक तेज रफ्तार कार चलाने का मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सामने आया है, जिसमें एक आदमी की जान ले ली। कार की स्पीड का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि मरने वाले राजेंद्र यादव के शरीर के अंग भी पहचान में नहीं आ रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।